जरा देख तो सही, पूरे फिसल एकदम काली हो उठी है, अब जरूर बरखा होगी। 2 बीघा जमीन 1953 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसके निर्देशक और निर्माता बिमल रॉय हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सामान्य रही थी। फिल्म का खिताब रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता 2 बीघा जमीन से लिया गया है। लेखक सलील चौधरी कहानीकार हैं। ऋषिकेश मुखर्जी पटकथा लेखक थे। अभिनेता बलराज साहनी थे। कितने दिनों के बाद भगवान जी की दया हुई है। पिछले 2 बरस तो ऐसे गुजरे हैं पारो। इस फिल्म में निरूपा रॉय, अब की अगर फसल अच्छी हो गई तो नथुराम सोनार से तेरी वो पायल की जोड़ी छुड़ा लाऊंगा। जब तू मेरे लिए खाना लाया करेगी तो दूर से रुन झुन की आवाज आया करेगी, बहुत मजा आए। छोड़ो भी, अब क्या मेरी पायल पहनने की उम्र रही है? तो तू बूढ़ी हो गई है क्या? बूढ़ी नहीं तो क्या। जरा मुंह तो खोल, देखो कितने दांत गिरे हैं। मोतियों की लड़ी चमक रही है और कहती है कि मैं मीना कुमारी। तुमने सिंगाड़े मंगवाए थे ना, ले आई हूँ। अच्छा किया, मैं पैसे ले आऊँ। एक काम करना होगा, एक चिट्ठी लिख देनी होगी। किसे? बोलना, तेरे घर वाले को। तो इसमें शर्माने की क्या बात है, सभी तो लिखती हैं। ठहर मैं कागज कलम ले आऊं। जगदीप, तुम्हारा नाम क्या है? लालू। लालू उस्ताद। हाँ तो लालू। लालू नहीं, लालू उस्ताद। हाँ लालू उस्ताद। तुम रहते कहाँ? मैं ग्रांड होटल। ग्रांड होटल? वो कहाँ है? अबे वो देख, वो सामने कितना बड़ा मकान है, वो देख। इतना बड़ा मकान, तुम्हें उसमें डर नहीं लगता? तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? यही 8-10 भिखारी, 2-4 पुली और एक खुजली का मारा कुत्ता, और कभी कभार 2-4 गाय भैंस भी ठहरती है। समझा नहीं ना? अरे ग्रैंड होटल के सामने फुटपाथ पर। मुराद भी थे। की तरफ हमारे कितने रुपए चाहिए? खाता देखना पड़ेगा। देख लीजिए और उसे कल यहाँ बुलवाइए। संगीतकार सलील चौधरी थे। शंभू यानी बलराज साहनी एक गरीब किसान है। शंभू, जमीन अब कैसी हो गई है? इसके साथ लिपटी चली आ रही है भैया, जैसे बातें कर रही हो। अरे मेरी बहू ने मन्नत मानी थी ना, उसी का फल है। तो मिठाई खिलाओ। और मेरी बहू ने जो अपने खून का चढ़ावा दिया था, हुई कि मैंने भी अपनी किया, वरना ना जाने मेरी बहू क्या कुर्बानी कर देती इस बरखा के लिए। अरे तेरा ब्याह हो जाता तो बरखा की जरूरत क्या थी? तेरी बहू के आंसुओं से ही सारी जमीन तर हो जाती। जिसके पास पूरे परिवार को पेट पालने के लिए सिर्फ 2 बीघा जमीन ही है। उसके परिवार में उसकी पत्नी पार्वती यानी पारो, निरूपा रॉय, लड़का कन्हैया। ले आया हूँ बापू। आ गया बेटा। तू तो सब हिसाब सीखा है ना? जरा सब जोड़ के बता तो। बाप गंगू, जमींदार से लिया हुआ सारा कर्जा कल ही चुका देना पड़ेगा बाप। कल ही? हाँ, नहीं तो अपनी जमीन नीलाम हो जाएगी। नीलाम? ये तो जुल्म है। इतनी सी जमीन का ही तो आसरा है, ये भी हाथ से निकल गई तो भूखों मरना पड़ेगा। और एक आने वाली संतान है। कई सालों से उसके गांव में लगातार सूखा पड़ रहा है और शंभू जैसे गरीब किसान बदहाली के शिकार हैं। उसके गांव में एक जमींदार है ठाकुर हरनाम सिंह मुराद, जो शहर के व्यवसायियों के साथ मिलकर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए अपनी विशाल जमीन पर एक मिल खोलने की योजना बनाता है। बस एक ही अड़चन है कि उसकी जमीन के बीचों बीच शंभू की जमीन है। बीच का ये टुकड़ा न मिलने से हमारा इतने दिनों का प्लान सब टर्टर फंस हो जाएगा। देखिए ना, हमने तो प्रॉस्पेक्टस भी छपवा लिए हैं। द ग्रेट जनता मिल्स लिमिटेड, चेयरमैन रईस आजम ठाकुर हरनाम सिंह जी। हमारी तो पूरी तैयारी है ठाकुर साहब, बस जमीन मिलने ही की देर है। अजी जनाब, जमीन की कोई फिक्र नहीं। फिक्र तो इस बात की है कि आपके साथ बिजनेस करने में घर के बहुत से पैसे को बाहर करना पड़ेगा, और वो भी इस जमाने में। लेकिन ठाकुर साहब, पैसा ही पैसे को खींचता है। इसके अलावा सरकार अब जमींदारी को तो रहने नहीं देगी, फिर इंडस्ट्री की तरफ ही क्यों न कदम बढ़ाया जाए ठाकुर साहब। कहावत है ना, वाणिज्य वस्ती लक्ष्मी। मिल लगने से ये गांव नहीं रहेगा, शहर बन जाएगा। घर घर में बिजली के लैंप लगेंगे, सर पर पंखे फर फर करेंगे। हाँ, कितने ही मेम साहब यहाँ आया करेंगे। हरनाम सिंह काफी अस्वस्थ होता है कि शंभू अपनी जमीन उसे बेच ही देगा। सरकार। कौन? शंभू? हाँ, बैठ। नायब जी, वो कागज लाइए। अभी लाया। तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है। क्या खुशखबरी है हुजूर? मैंने तय किया है कि गांव का रूप ही बदल दूं। यहाँ एक मिल लगवाऊंगा, तमाम रास्ते पक्के बनवा दूंगा, घर घर बिजली की बत्तियां जला करेंगी, तुम सबकी भलाई होगी। हुजूर, हमारे माई बाप हैं,
आप हमारी भलाई ना करेंगे तो और कौन करेगा? मगर ये सब तुम लोग समझते कहाँ हो, फिर भी इन सब में तू समझदार है। ले जरा अंगूठे का निशान तो लगा दे इस कागज पे। इसमें क्या लिखा है हजूर? अरे कुछ नहीं, वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी 2 बीघा जमीन है वो मुझे चाहिए, वही मैं मिल लगवा रहा हूं। ले अंगूठा लगा दे झट से। इसके बदले में जो मैंने कर्जा तुझे दिया है वो सब माफ कर दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए हजूर। मुझे गरजमंद समझकर कस रहा है? अच्छा ठीक है, कर्जे की माफी के अलावा कुछ रुपए और भी दे दूंगा। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं? अबे रहने दे, जमीन पर मिल लग जाने से माँ बाप बन जाएगी। जमीन से तुझे क्या मिलता है? मिल में मजदूरी करके भरपेट खाएगा, आराम की नींद सोएगा। हजूर, पेड़ को मिट्टी से उखाड़ कर सोने में लगा दे तो क्या वो बच सकता है? अरे बड़ी बड़ी बातें रहने दे, तेरे ही भले की कह रहा हूं। अंगूठा लगा दे। नहीं हजूर, जमीन मैं नहीं बेचूंगा। क्या क्या कहा? नहीं बेचेगा? नहीं। अरे मेरा कहा न मानकर अपने ही हाथों अपना सत्यानाश करने पर क्यों तुला हुआ है? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुर्रत? अच्छा तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाओ। कल तक? 4 दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूं, तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल ही नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार, मैं ये मेरा आखिरी फैसला है, निकल जाओ यहाँ से। जब शंभू हरनाम सिंह की बात नहीं मानता है तो हरनाम सिंह उसे अपना कर्जा चुकाने को कहता है। सब बेच दूंगा, घर में जो कुछ होगा सब बेच दूंगा, जमीन तो बचानी ही पड़ेगी। अरे ये क्या करते हो? सारे बर्तन क्यों घसीट रहे हो? जमींदार की सेवा कर रहा हूँ। पारो, वो हमारी एक गागर थी ना, ओह ये रही। मैं कहती हूँ आखिर बात क्या है? बात क्या होगी, ये सब बेचकर जमींदार का पूरा कर्जा चुका दूंगा। सब तो गया, अब यही रह गया है, जो मर्जी वो करो। पारो, क्या है? जरा सुन तो, इन सबसे तो कुछ भी नहीं बनेगा पारो। तो मैं क्या करूं? और कुछ नहीं तो मुझे भी साथ ही बेच डालो। बाप, जरा गुस्सा तो देखो। अरे तुझे खरीदने की हिम्मत है किसी में? रहने दो अपने चोंचले। पारो। क्या? पार्वती, मैं अजी कुछ बोलो भी मुंह से। किस मुंह से कहूँ पार्वती, मैं तुझे कभी कुछ बनवा के नहीं दे सका। ओह, तो बाप के दिए हुए ये झुमके भी लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ये तो मैं पहले ही समझ गई थी। नहीं पारो, रहने दे, तेरे मन को दुख होगा। मेरे मन के दुख से तुम्हें क्या? मुझे भी क्या दुख नहीं होता पारो, पर क्या करूं, अगर जमीन बच गई तो फिर ये सब हो जाएगा, है ना? शंभू अपने घर का सारा सामान बेचकर भी आपके दिए पैसों का कर्जा आज चुका रहा हूं, पर आपकी दया का कर्जा तो कभी भी चुका नहीं सकता सरकार। मेरे हिसाब में आपके 65 रुपए निकलते थे। नायब जी खाता देखकर बताइए तो इसके दिन में कितने बकाया है? जी खाते में बाकी लगान, बीज के लिए धान, नगद वगैरह सब मिला के कुल 235 रुपए 8 आने इसके नाम लिखे हैं। ये किसका हिसाब देख रहे हो ना? समझा दीजिए, कहीं ये न समझे कि मैं इसे ठग रहा हूं। अरे राम राम राम, आप जैसा धर्मात्मा। और देख तो, ये तेरे ही अंगूठे का निशान है ना? उस अकाल के वक्त 20 रुपए मन की दर से 5 मन चावल गिनिएगा। मेरे बाप ने पूरे 1 साल तक हजूर के बागीचे में बिन पैसे काम किया है, इस पर भी उन चावलों के दाम पूरे नहीं हुए। जरा इससे पूछो तो, उस कहत के जमाने में जो इसका बाप हर रोज एक वक्त खाना निकलता था वो कहां से आता था? बस, अब जो कुछ कहना है कचहरी में कहना। रकम अदा नहीं कर पाता क्योंकि हरनाम सिंह के मुंशी ने सारे कागजात जाली कर दिए थे और रकम बढ़कर 65 रुपया से 235 रुपया हो जाती है। लगान तो मैं दे चुका हूं, उसकी कोई रसीद है? रसीद तो नायब जी ने दी नहीं हजूर। अगर नायब जी ने कोई रसीद नहीं दी तो और कोई सबूत है या कोई गवाह है? गवाह? गवाह तो कोई नहीं हजूर, भगवान गवाह हजूर। सिर्फ उसी को बुलाओ, फिर वही गवाही दे जाए। मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट अपना फैसला यह सुनाता है कि 3 माह के अंदर शंभू को यह रकम चुकानी होगी, वरना उसके खेत बेचकर यह रकम हासिल कर ली जाएगी। उसकी जमीन जायदाद नीलाम करा लेने के हकदार। दया कीजिए हजूर, इतनी कम मोहलत में मैं सारा रुपया कैसे चुका सकूंगा? मेरा बुढ़ा बाप है हजूर, मेरा छोटा सा बच्चा है, अब सब भूखे मर जाएंगे हजूर। खाना लाई हूँ, खा लो। मैं भी खाऊं। खा लो जी, मिन्नत करती हूँ, न खाने पीने से भला कब तक कटेगी। आज 2 रोज से अनाज का एक दाना भी तुम्हारे मुंह में नहीं गया।
मर्द मानस हो, इतना भी क्या घबराना। हम कैसे नहीं पारू, मैं एक गरीब किसान हूँ। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं लगे। 235 रुपए मैं कहाँ से जुटाऊंगा? ये सब बाद में सोचा जाएगा, पहले खा लो खा लो। मरता क्या न करता, शंभू को उसके जानने वाले ये सलाह देते हैं कि कोलकाता में जाकर नौकरी कर ले और अपना कर्जा चुका दे। अरे ओ शंभू, इस कड़कड़ाती धूप में कहाँ गया था? अभी अभी हुक्का ताजा किया है, 2 दम तो मारता जा। अरे आ परसी हुई थाली और भरा हुआ हुक्का, जो छोड़ के जाए सो अभागा। बंधक रखने के लिए मेरे पास क्या रह गया है चाचा? जो बासन बर्तन बेचकर हाथ लगा था वो तो कचहरी के मामलों में चौपट हो गया। बहुत हाथ पांव जोड़े पर वो नहीं पिघला। अरे पिघल चुका वो पत्थर, हमारी मुसीबतों से ही तो उसे लाभ है। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुझसे कहना ही भूल गया, मेरा जवाई कल कलकत्ते से लौट आया। आ गया राम? हाँ आ गया। शहर जाकर तो लोग बिल्कुल ही बदल जाते हैं। अब कौन कह सकता है कि वो मेरा जवाई है? इतना लंबा कोट पहनता है, कमर में बैलेट बांधता है, जहाँ नौकरी करता है ना वहाँ से उसे पोशाक भी मिलती है। कहाँ काम मिला उसको? वो कलकत्ते में बड़ा भारी अंग्रेजी होटल है ना, क्या नाम उसका, हाँ फरप्पो, वहाँ बॉय का काम करता है। बॉय? वो क्या काम होता है चाचा? होगा कोई बड़ा होता, मैं क्या ये सब जानता? कल वो शहर की सब बातें सुना रहा था, कहता था कि कलकत्ते में तो रुपए बस हवा में उड़ते फिरते हैं, बस पकड़ो और जेबें भरते जाओ। तू भी एक दफे कलकत्ते जाकर कोशिश कर देखना। कैसे जा सकता हूँ चाचा, कोई जान पहचान भी तो होनी चाहिए। अरे जान पहचान तो जाने से हो ही जाएगी, यहाँ गांव में बैठे बैठे 3 महीने में क्या। बाबू यहाँ तो कहीं से भी पैसे नहीं मिलते, शहर जाकर कोशिश करनी चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? अब क्या कहूँ बेटा, मेरा मगज तो काम नहीं करता। आखिर जमीन तो बचानी ही है। जो ठीक समझे कर दे। और कोई रास्ता नहीं है बापू। सोचता हूँ कल ही कलकत्ते चला जाऊं। कलकत्ते? एक बार और सोच दे बेटा, परदेश जाकर क्या करेगा, कहाँ रहेगा? न कोई जान न पहचान। जान पहचान तो वहाँ जाने पर ही होगी बापू, तुम फिक्र न करो, मुझे जाने दो। शंभू अपने बेटे के साथ कोलकाता चला जाता है। वहाँ तो रेलगाड़ी पर चढ़कर जाना होता है ना दादू? हाँ बेटा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बापू, मैं कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठा। अरे तू किधर जाएगा, अभी मेरा ही वहाँ ठिकाना नहीं है। नहीं बापू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे तू चला जाएगा तो तेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? क्यों, तुम जो हो माँ की देखभाल करो, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। बड़ा न होने से शहर नहीं जाते। वाह, देखो तो कितना बड़ा हो गया। बापू मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बापू मैं कहता हूँ तंग मत करनी, तो मार मार कर हड्डी पसली कर दूंगा। भाग जा। मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी। बस बस रहने दे, हमारे घराने की किसी बहू ने आज तक नौकरी की है जो तू करेगी? थोड़ी दिनों की तो बात है, देखते देखते कट जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। शहर अच्छी जगह नहीं, वहां जाकर तुम मुझे भूल जाओगे। ओ ये बात। अब हमें शहर छोड़कर गांव में बसना चाहिए। गो बैक टू विलेजेस। देश के गांव आदर्श गांव बने, उन्हें सुधारना हमारा फर्ज है। लेकिन गांव को सुधारने से पहले आदमियों को सुधारना चाहिए। मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। दवा, खटमल मारने की दवा। बच्चा तू यहाँ कैसे? अब तो आ ही गया बापू, नाराज न होना। मैंने रामू से कह दिया था, उसने माँ को बता दिया होगा। नालायक, तूने कह दिया बस सब हो गया? जरूर वो बेचारी चिंता के मारे मरी जा रही होगी। बाबू कन्हैया का तो कहीं भी पता नहीं मिलता, सब जगह खोजाई, अब क्या करो? परान के घर में खोजा? हाँ जी हाँ, सब जगह दिखाई। अच्छा एक बार स्कूल के मैदान में जाके देखती हूँ, शायद खेल रहा है। काकी, कन्हैया अपने बापू के साथ कलकत्ते चला गया। अरे हाँ काकी, वो मुझे स्टेशन पे मिला था, तुम तक खबर पहुँचाने के लिए कह गए। लो बैठे बिठाए एक और मुसीबत। बेचारा शंभू मेहनत मजदूरी करेगा या बचवा की निगरानी? बापू वो देखो, एक 2 छत मकान चला जा रहा है। और रिक्शा चालक का व्यवसाय अपना लेता है। और सुन, 3 दिन का भाड़ा बाकी रहने से झाड़ू मार के निकाल दूंगी। ला पेश की पैसा ला। पैसा तो इस वक्त मेरे पास नहीं। अरे धैट चट्टा, पैसा नहीं तो भाग यहाँ से। अरे ओ नवाब के बेटे, इधर आ। हाँ, गुस्सा दिखाकर चला तो जा रहा है, उस रोगी बच्चे को कड़कती धूम में घुमा घुमा कर मारना चाहता है। जेब में ने काना कौड़ी और दिमाग है 16 आने। आ मेरे साथ आओ ना। तो मेरा एक काम कर दोगे क्या? वो मेरी रिक्शा है ना, रिक्शा? हाथ गाड़ी,
हाँ। जहाँ बैल बंधे है ना वहां पर रखी है। हाँ। उसे रिक्शा मालिक के यहाँ पहुंचा दोगे। अगर भोर होने से पहले न पहुंचा दी गई तो वो मुझसे 1 दिन का किराया और ले लेगा। रिक्शा वाले रोक के। नहीं बाबूजी, ये गाड़ी नहीं जाएगी। नहीं बाबूजी, क्या ला रोके। अबे नीचे रहो, उतरूंगा कैसा? नहीं मालूम होता है। धोने है? धोने नहीं। अच्छा ले हटाने। लेकिन एक के बाद एक हादसे, जैसे उसका खुद चोटिल हो जाना, जल्दी चला। चल 4 रुपये दूंगा। 4 रुपये बाबू। 5 रुपये दूंगा। 6 रुपया। 6 रुपया। जल्दी चल। और तेज। बाबा, इतनी रात हो गई, बापू अभी तक क्यों नहीं गए? बापू, ये तुम्हें क्या हो गया बापू? लो शुरू कर दिया। इसमें रोने की क्या बात है? हम तो है। क्या हुआ रे? देखो दादी, बापू रिक्शा चलाने जा रहे हैं। अच्छा, तूने मरने के लिए एकदम कमर कस ली? तो सब जानती हो मासी, अभी लेटा रहा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे जाना ही पड़ेगा। कहती हूँ मत उठो, शंभू उठो मत। देख लिया, अच्छा ही हुआ। 1000 बार माना किया, कोई माने तब ना। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। लेट जा। फिर उठेगा तो दूसरी टांग मैं तोड़ दूंगी। लेट जा। उसकी पत्नी का कोलकाता में चोटिल हो जाना। बापू, माँ कहाँ है? ये देखो, मैं उसके लिए खरीदी हुई लाल चूड़ियां भी अपने साथ ले आई हूँ। कहाँ है माँ? बोला ना बापू। ये क्या, माँ को इस तरह लिटाकर क्यों ले जा रही है? तेरी माँ मोटर के नीचे आ गई। खून देने की सख्त जरूरत है। हॉस्पिटल की तरफ से ये कीमती दवाइयाँ नहीं दी जाती। तुम्हें ये सब लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो भी हो, पारो जरूर बच्चा है। और उसके बच्चे द्वारा चोरी उसकी कमाई पूंजी को खत्म कर देते हैं। ये सब कहाँ से मिले? कहीं से भी आए बापू, तुम ये खा लो ना बापू। नहीं, जब तक तू नहीं बताएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब किसने दिए? मेरे एक दोस्त ने बापू। दोस्त? कौन दोस्त? क्या करता हूँ? वो बापू, बोल। बापू, वो पॉकेट मार है बापू। पॉकेट मार? पॉकेट मार? चोरी का माल लाया तू मेरे सामने? चोरी का माल? किसान का बेटा हो के तूने चोरी की? चोरी? जब अपनी सारी पूंजी गंवाकर गांव वापस आता है तो पता चलता है कि उसकी जमीन बिक चुकी है और उस जगह पर मिल बनाने का काम चल रहा है। उसका बाप बदहवास पागल सा फिर रहा है। शंभू महतो ने कर्ज की रकम अदा नहीं की, बल्कि वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो गया। उसका बूढ़ा बाप गंगू महतो जो यहाँ है पागल हो गया है, लिहाजा मजबूर होकर उसकी जायदाद तो जमीन नीलाम करनी पड़ रही है। नीलाम करोगे? करो, जरूर करो। हमें घर से बाहर कर दिया तो इससे क्या हुआ? ये घर बहुत छोटा था, अब हमें बहुत बड़ा घर मिल गया है। सारी पृथ्वी ही हमारा घर हो गई। वो देखो, जहाँ से धुआं उठ रहा है ना, ठीक वहीं पर अपना मकान था और वहाँ मेरी रसोई थी। चलो माँ, चलो बापू, अब चले। अंत में अपनी जमीन की एक मुट्ठी मिट्टी लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बैठे गार्ड उससे वह भी छीन लेते हैं। क्या उठाता है? दिखा क्या उठाया है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। चोर कहीं का कुछ नहीं। क्या दिखा क्या चुराया है? दिखा। भाग यहाँ से। इस फिल्म के गीतों के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और उनको स्वरबद्ध किया था सलील चौधरी ने। अपने किरदार के साथ न्याय करने के लिए बलराज साहनी ने कोलकाता की सड़कों पर खुद रिक्शा चलाया और रिक्शा चालकों के साथ बातचीत करके पाया कि जो किरदार वह निभाने जा रहे हैं वह किस हद तक सही है। सन 1954 में पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार स्थापित किए गए थे और इस फिल्म को 2 पुरस्कार मिले। 1954 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, 1954 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार बिमल रॉय। इसके अलावा इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।